वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ। आज से हम राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो आगामी कुछ एग्जाम्स लाइक राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम, राजस्थान का एसआई का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम व अन्य सभी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। प्रथम हमारा जो टॉपिक है वो एसटीसी। और एसटीसी होता क्या है, सर्वप्रथम हम देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य 1987 में ब्रेटलैंड कमेटी की जो रिपोर्ट निकली थी अवर कॉमन फ्यूचर, उसमें एसटीजी की अवधारणा निकली। एसटीजी यह बताती है कि वर्तमान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन हम अपने विकास के लक्ष्यों के लिए इस तरह से किया जाए कि वो अपनी हमारी आने वाली जो भावी जनरेशन है, भावी पीढ़ी है, उनको बिना किसी समझौते से वो उनका दोहन कर सके। तो सीधी सी बात यह है कि जो वर्तमान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कमी ना रहे। तो एसटीजी यूएनओ ने एमडीजी 2000 से 2015 तक 8 गोल्स रखे थे। 8 गोल्स रखे थे। किसने रखे थे? तो यूएनओ ने रखे थे। ये क्या रहते थे? एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये कितने थे? ये 8 थे। कब से कब तक थे? ये कब से कब तक थे? 2000 से 2015 तक थे। 2015 में जब ये लक्ष्य कंप्लीट हो गए, इनका टेन्योर वो कंप्लीट हो गया, तब हमें नए लक्ष्यों की आवश्यकता पड़ी। तो यूएनओ ने 2015 से वो 2030 तक 17 नए गोल्स रखे हैं। 17 नए गोल्स रखे हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे एसटीसी और राजस्थान इंडेक्स 1.0। ये इंडेक्स क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल राजस्थान इंडेक्स 1.0। जैसे नेशनल स्तर पर एसटीसी की इंडेक्स निकली थी, वैसे ही राजस्थान के स्तर पर भी राजस्थान ने एसटीसी राजस्थान इंडेक्स 1.0 निकाली है। तो इतना तक किया गया है, ठीक है। तो इसमें 31 इंडिकेटर्स और 12 गोल्स को लिया गया है। इसमें लास्ट आया था, फर्स्ट कौन आया था इसमें इंडेक्स में? झुंझुनू। लास्ट कौन आया था? जैसलमेर। वही एसटीजी इंडेक्स, एसटीजी राजस्थान इंडेक्स 2.0 रिलीज हुई थी। उसमें जो फर्स्ट था, उसमें जो फर्स्ट रैंक थी वो कोटा डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त साथ में, वहीं दूसरे पे था जो थर्ड पे था झुंझुनू, और वहीं लास्ट में कौन था? तो लास्ट में था जैसलमेर। और राजस्थान का जो स्कोर था वो था 50.63। पड़े तो राजस्थान के प्रीटेक्स्ट में सीधा सीधा दे रखा है एसटीजी राजस्थान 1.0 इंडेक्स। इसमें जो फर्स्ट रैंक हासिल की थी वो था झुंझुनू, तो जो लास्ट था वो था जैसलमेर। वहीं एसटीजी 2.0 और राजस्थान, इसमें जो फर्स्ट रैंक मिली थी वो था कोटा, और वहीं लास्ट था वो था जैसलमेर। अपने को जो इकोनॉमिक सर्विस जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो क्या है? एसटीजी राजस्थान 1.0 में जो फर्स्ट रैंक मिली थी वो किसकी थी? वो थी राजस्थान झुंझुनू में।
और सेकंड जैसलमेर। वहीं 2.0 में कौन निकल के आया था? कोटा। और सेकंड जो लास्ट में था वो था जैसलमेर। HDP 2.0 राजस्थान में जो इंडेक्स थी उसमें जो फर्स्ट रैंक में था वो कोटा था और लास्ट में था वो था जैसलमेर। राजस्थान की इकोनॉमी का ह्रास हुआ था, तो उसको पटरी पे लाने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने कुछ फैसले लिए थे कि राजस्थान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो चीफ मिनिस्टर राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल की कमेटी बनी थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सीएम गहलोत जी। तो जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे होता है उसका डाटा कौन बनाता है, कौन लेता है? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा निर्मित किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान के फर्स्ट चैप्टर में हम 5 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे प्रथम है राज्य घरेलू उत्पाद, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकंड है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, सकल स्थायी घरेलू निर्माण, ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, थोक सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सबसे प्रथम कॉन्सेप्ट है हमारा वो है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP। ये होता क्या है? हम देखेंगे GDP को होता क्या है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई भी एरिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लिए हम देख रहे हैं तो इंडिया की क्षेत्र में, इंडिया के एरिया में एक फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो किसी एरिया में फॉर एग्जाम्पल इंडिया के एरिया में, तो किसी देश के एरिया में उसके एक फाइनेंशियल ईयर में उसके निवासियों द्वारा निवासियों के द्वारा उस एक ईयर में गुड्स प्लस सर्विस जो प्रोड्यूस की है उनके टोटल जो वैल्यू है वो क्या होगी? GDP होगी। बता देते हैं, किसी देश के एरिया के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उसके निवासियों के द्वारा उत्पादित गुड एंड सर्विस, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादित कुल मूल्य के योग को GDP कहते हैं। वैसे ही हम अगर राजस्थान के प्रीफिक्स में देखें तो राजस्थान के एरिया के अंदर उसके निवासियों के द्वारा गुड एंड सर्विस बनाई गई है, उनकी टोटल वैल्यू को राजस्थान की GSDP कहते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP कितना था? अब GDP को 2 मूल्यों में देख सकते हैं, एक तो होता कांस्टेंट प्राइस, दूसरा होता करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है कि कोई ऐसा वर्ष रहा होगा, कोई ऐसा फाइनेंशियल ईयर रहा होगा जिसमें जो GDP है वो पिछले वर्ष की तुलना में उतार चढ़ाव है उसमें मिनिमम रहा है, तो ऐसे को बेस ईयर मान लेते हैं। तो भारत सरकार ने 2011-12 को बेस ईयर मान लिया है, क्योंकि इसमें जो मूल्यों पे जो उतार चढ़ाव वो मिनिमम रहे, है ना, बहुत कम उतार चढ़ाव रहा है, उसको क्या मान लिया? बेस ईयर मान लिया है। और उस ईयर के प्राइस को क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। उस कांस्टेंट प्राइस के वर्तमान का जो GDP है वो कितना है? तो 6.43 लाख करोड़ रुपए है, और वो कितना परसेंटेज है? तो -6.61% उसमें कमी हुई है, ये वृद्धि नहीं होगी ना, क्योंकि माइनस में तो कमी हुई है। तो वही करंट प्राइस पे देखते हैं। करंट प्राइस क्या होता है? GDP चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो क्या वो करंट प्राइस होगा, वो कितना है? तो
इस करंट प्राइस पे अगर देखते हैं इंडिया का राजस्थान का जीडीपी तो है 9.57 लाख करोड़ रुपए, और वहीं परसेंटेज में देखते हैं तो 4.11% है। अब एग्जाम में आपको डाटा क्या रखना है, तो कांस्टेंट प्राइस पे कितना रहा 4.46 और 6.43, तो आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, तो कांस्टेंट प्राइस पे कितना रहा 6.43 लाख करोड़ रुपए, वहीं करंट प्राइस पे कितना था तो 9.57 लाख करोड़ रुपीस। परसेंटेज में कितना था, तो कांस्टेंट प्राइस पे था -6.1%, और वहीं जो करंट प्राइस पे था -4.11% था। कांस्टेंट प्राइस 2011-12 को माना गया भारत की सरकार ने, उसके अकॉर्डिंग कितना -6.61% था, वहीं करंट प्राइस पे कितना था तो -4.11% था। अब भारत का जीडीपी कितना था कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भारत का जीडीपी कितना है, तो भारत का जीडीपी था 203 लाख करोड़ रुपए, और वहीं राजस्थान का कितना है, तो राजस्थान का उसका कितना अंश कितना परसेंटेज है, तो राजस्थान का जीडीपी है वो कितना है 4.91% उसका अंश है राजस्थान का भारत की तुलना में। कोविड के समय सभी में गिरावट आ रही थी, वहीं 4-5 सेक्टर है जिनमें क्या हुआ, जिनमें वृद्धि देखी गई। सबसे सर्वप्रथम है कृषि सेक्टर। अब यूपीएससी अब आरपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि ऐसे कौन से सेक्टर है जिनमें कोविड महामारी के समय जिनमें वृद्धि देखी गई, वृद्धि देखी गई। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें वृद्धि दिखी है। सबसे पहले है एग्रीकल्चर या कृषि, एग्रीकल्चर या कृषि, इसमें क्या हुआ, इसमें वृद्धि देखी गई इस सेक्टर में। दूसरा है विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है विद्युत, इसमें भी वृद्धि देखी गई। तीसरा है गैस पाइपलाइन, इसमें भी वृद्धि देखी गई। लास्ट है अपना वो है जल, वाटर। ये 4 सेक्टर हैं जिनमें कोविड के समय में वृद्धि देखी गई है, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस पाइपलाइन एंड जल। अब नेट जीडीपी कितना है, जैसे बताया गया राजस्थान का जीडीपी कितना था कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, वैसे ही नेट जीडीपी कितना है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई वस्तु खरीदी तो उसके जो निर्माण के समय की जो प्राइस थी वो 1 साल बाद में कुछ कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो मूल्य में वो गिरावट आ जाती है ना। तो जो नेट जो वैल्यू है उसकी 1 साल बाद में वो कुछ कम रहेगी जीडीपी से। तो वैसे ही नेट जीडीपी क्या है, तो नेट जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, मतलब कुछ मूल्य का ह्रास हो जाता है उसमें 1 साल के अंदर, कुछ उसमें कमी आ जाती है, उसके मूल्य में कुछ गिरावट आ जाती है। तो नेट जीडीपी क्या रहा, नेट जीडीपी है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो ये क्या होगा, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राज्य घरेलू मूल्य ह्रास होने के बाद जो बचा वो कितना रहा। तो नेट एसडीपी था वो कांस्टेंट प्राइस पे था, वो कितना था 5.77 लाख करोड़ रुपीस, वहीं परसेंटेज में देखें तो -6.58% था, और वहीं करंट प्राइस या प्रचलित मूल्य पे देखते हैं तो 8.62 लाख करोड़ रुपए, या फिर परसेंटेज में देखते हैं तो -4.06% था। जीबी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना जीबी, चलो देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने जीडीपी, उसके बाद में पढ़ा नेट जीडीपी, उसके बाद में आपने पढ़ा जीबीए। जीडीपी समझ गए सबके सब। जीडीपी होता क्या है, किसी कंट्री या फिर किसी क्षेत्र के अंदर उसके निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित गुड एंड सर्विस वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं।
अगर जीडीपी में कुछ मूल्य ह्रास हो जाता है, जीडीपी में कुछ मूल्य ह्रास हो जाता है ना, तो उसको क्या कहेंगे? उसको नेट जीडीपी कहेंगे। जीबी क्या है? ये नया कॉन्सेप्ट है। जीबी होता क्या है कि जीडीपी होता है, उसको में तीन सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इन तीनों का पता नहीं चल पाता है ना, इसमें कितना वृद्धि हुई है। इसलिए हम नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जीबी। जीबी कि जीडीपी में हम तीनों सेक्टरों का पता नहीं लगा पाते ना, कितने किसमें कितनी वृद्धि हुई है। प्राइमरी सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई है, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई, थर्ड टर्सरी सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई। इसलिए हम लोग जीवीए नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। मान लो आपने कोई वीट लेके आए हो, गेहूं का पौधा है ना, ये कौन से सेक्टर में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। अब इस गेहूं के पौधे से आपने क्या बना लिया? ब्रेड बना लिया, ठीक है। मतलब आपने इसमें वैल्यू ऐड किया, 10 रुपये ऐड किया है, 10 रुपये का था। अब ये जो वैल्यू ऐड करने के बाद में जो उसकी प्राइस है वो कितने होंगे? 20 रुपये। सेकेंडरी सेक्टर ना, आपने इसमें ब्रेड बना लिया, तो ब्रेड को मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमने सर्विस दी है। मार्केट तक पहुंचाने के लिए क्या दिया? आपने सर्विस दी है। तो सर्विस में कितना हुआ? तो टर्सरी सेक्टर में काउंट हो जाएगा, तो 10 रुपये और लगे इसमें, कितना बढ़ा? 20 रुपये का बढ़ा। प्राइमरी सेक्टर में कितनी वैल्यू ऐड हुई? 10 रुपये। टर्सरी सेक्टर में कितनी वैल्यू ऐड हुई? सेकेंडरी और टर्सरी के बीच में 10 रुपये। तो टोटल जो अपन देख पाते हैं कि जीबीए में क्या होता है कि हर सेक्टर में हम देख पाते हैं कि कितनी वैल्यू ऐड हो रही है। इसलिए नया कॉन्सेप्ट है जीबीए। इससे पता चल जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई, थर्ड जो टर्सरी सेक्टर है उसमें कितनी वृद्धि हुई। अब जीबीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कांस्टेंट 6.01 लाख करोड़ रुपीस, वहीं परसेंटेज में देखते हैं तो -6.11% रहा। वहीं प्रचलित मूल्य में करंट प्राइस पे कितना था? तो 8.99 लाख करोड़ रुपीस था, या फिर 8.99 लाख करोड़ रुपीस था, या फिर -4.08% था। अब इसमें हर सेक्टर में पता लगा सकते हैं कि सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ जीबीए फॉर ईयर 2020-21। हर सेक्टर का पता लगा सकते हैं कौन सी प्राइस पे क्या होता है। पिछली बार सिनेरियो क्या था, इस बार सिनेरियो क्या है। पिछली बार जो करंट प्राइस पे जो था इनका सिनेरियो वो था एग्रीकल्चर क्या था, फर्स्ट पे था कि हर अब जीबीए में हम हर सेक्टर वाइज देख सकते हैं कि कांस्टेंट प्राइस पे कितना है। कांस्टेंट प्राइस पे सर्विस सेक्टर का कितना है? तो 42.40% है। एग्रीकल्चर का कितना है? तो 29.45% है। और वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का देखते हैं, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखते हैं तो कितना 28.15% रहा है। वहीं करंट प्राइस पे, ये याद रखना, करंट प्राइस पे कितना है? तो 45.43 किसका है? ये सर्विस सेक्टर का है, ये सर्विस सेक्टर का है। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पे कितना है? तो 29.77%। वहीं मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना है? तो यह 24.80। अगर इनके सेक्टरल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले क्या है? सर्विस, सेकेंड पे क्या है? एग्रीकल्चर, थर्ड पे क्या है? मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, थर्ड पे क्या है? इंडस्ट्री। तीनों का जो निकल के आया वो है SAI। वो जो पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे था लास्ट ईयर का, उसमें ये सीक्वेंस चेंज था, उसमें था SIA। क्या आपको पता है कोविड की वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उसका पीछे चला गया, इसलिए जो वर्तमान जो स्वरूप है इनका कितना है? वो साइन है। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्री है। जो लास्ट ईयर
जो लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें क्या था, सर्विस, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर। तो कृषि या फिर एग्रीकल्चर वाले में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये प्लस में है। तो एग्रीकल्चर वाले में वृद्धि हुई है प्लस, इसमें वृद्धि हुई पॉजिटिव में गया है +4 है ना, ये प्लस में रहा है, +3.45% रहा है। वहीं जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर तो प्लस में रहा है, इंडस्ट्रियल माइनस में रहा है, -7.50% रहा है। वहीं जो सर्विस सेक्टर है वो भी माइनस में रहा है, माइनस में कितना रहा है, -10.95% रहा है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, अगर बात करें तो नेट जीडीपी है उसमें से पूरी कंट्री या फिर उस विशेष की पॉपुलेशन को घटा दें तो उस विशेष की जो पर कैपिटा इनकम निकल के आती है। जैसे भारत की अगर जीडीपी की बात करते हैं तो भारत की जो नेट जीडीपी है उसमें से भारत की तो पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं तो वो भारत की पर कैपिटा इनकम आती है। वैसे ये राजस्थान के प्रीफिक्स में देखा जाए तो राजस्थान की जो नेट जीडीपी है उसमें से अगर राजस्थान की पॉपुलेशन को डिवाइड कर दी जाए तो उसमें निकल के आता है क्या, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम कितनी रही है, तो बेस ईयर में तो रही है 72,292 रुपये और प्रचलित करंट मूल्य पे कितनी रही है, तो करंट पे रही है 1,09,386 रुपये। ठीक है, अब ये पर कैपिटा इनकम कैसे आती है, ये आती है नेट जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन। तो ये निकल के आती है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये निकल के आती है पर कैपिटा इनकम। कांस्टेंट प्राइस में कितनी 72,000 की समथिंग है, और ये याद रखना 72,000 की समथिंग है। और ये करंट प्राइस में कितनी है 1,09,386 रुपये। जीडीपी है वो दो तरीकों से निकाली जा सकती है, एक तो कांस्टेंट प्राइस पे, एक करंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस जो 2011-12 है उसको माना गया है, वहीं जो करंट प्राइस है वो वर्तमान में जो प्राइस चल रहा है उसके आधार पर मापा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो जीडीपी में जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, ये महंगाई की वजह से हो रहा है। और महंगाई को मापने के लिए गवर्नमेंट ने 2 इंडिकेटर्स ले रखे हैं। फर्स्ट है एक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जीडीपी 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक कांस्टेंट प्राइस पे, एक करंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस है वो बेस ईयर के अकॉर्डिंग चलता है, वहीं करंट प्राइस है वो वर्तमान में प्रचलित मूल्यों को निकाला जाता है। वर्तमान में जो करंट प्राइस है वो बेस प्राइस से कितना महंगाई हुई है, महंगाई पे निकाला जाता है ना। कांस्टेंट जो वर्तमान समय में कितनी महंगाई हो रही है उससे कुछ जीडीपी बढ़ेगा, तो इस पे निकाला जाता है। तो महंगाई को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने 2 इंडिकेटर्स ले रखे हैं। फर्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक मतलब थोक में उस वस्तु के लिए कितना प्राइस पड़ रहा है, कि राजस्थान के प्रीफिक्स में क्या है। तो सबसे पहले ये राजस्थान के प्रीफिक्स में देखते हैं, इस टाइम पे इंडिया का नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो WPI है वो कौन रिलीज करता है सबसे पहले तो राजस्थान के प्रीफिक्स में देखेंगे तो राजस्थान में अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय DES डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये रिलीज करता है क्या, WPI ऑफ राजस्थान। इसका बेस ईयर क्या है, बेस ईयर इसका 1999-2000। ये बेस हर मासिक स्तर पर निकाला जाता है। और इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है ना, प्राथमिक जो कमोडिटीज है, प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, उसमें कितनी वस्तुएं हैं, तो 154 वस्तुएं हैं। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या याद रखना, कौन रिलीज करता है, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सेकंड क्या है, इसकी बेस ईयर क्या है, तो 1999 और 2000। दूसरा है कि कौन से बेसिस पे निकाला जाता है, मंथली बेसिस पे निकाला जाता है। प्राइमरी गुड्स है ना वो कितने हैं, तो 75 गुड्स है। प्राइमरी गुड्स है वो 75 गुड्स है। कितना परसेंटेज उनका वेटेज है, तो 33
ये 933 के परसेंट इनका वेटेज है। सेकंड क्या है, तो जो फ्यूल वाला है, फ्यूल वाला जो 10 गुड्स है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, और वो ऑलमोस्ट करता है 50% कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए आप देखते होंगे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन वो अपने आप आ जाता है। तीसरा है जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं वो कितने, तो 69 गुड्स होते हैं, कितना परसेंट वेटेज है उनका, ऑलमोस्ट 16 to 17% उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस बार याद रखना कि टोटल अमाउंट कितना है, WPI कितना रहा, तो WPI वो रहा है वो कितना रहा है, ठीक है, तो याद रखना 330 रहा है। ठीक है, तो फ्यूल में देखो कितना परसेंटेज गेन हुआ है, तो 10% इंक्रीज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कितना इंक्रीज हुआ है, 6.5% हुआ है ना। वहीं मिनरल्स में कितना हुआ है, 4.87% रहा है, एग्रीकल्चर में 4.35% गेन हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे मैंने बताया था महंगाई नापने के लिए दो इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, एक पहला है WPI, दूसरा है CPI। कंज्यूमर को कोई वस्तु वो कितने की पड़ रही है उसके हिसाब से नापते हैं, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना। ये क्या है, तो ये वास्तविक क्रय शक्ति को प्रभावित करते हैं ना, रियल में वस्तु कितने की मिल रही है एक व्यक्ति को, है ना, इसके अकॉर्डिंग नापते हैं, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग नापते हैं। 4 सूचकांक है इसके, CPI के 4 सूचकांक है। सबसे पहला इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, ठीक है, सेकंड है एग्रीकल्चर मजदूर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए, थर्ड है रूरल लेबर के लिए, और फोर्थ है कंबाइन इनकम ग्रामीण और शहरी के लिए। ठीक है, तो इस बार जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो यहाँ से CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। सबसे पहले क्या है, तो इसको जो आधार वर्ष है, इसका जो आधार वर्ष है वो इस पर गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, आधार वर्ष 2001 की जगह 2016 कर दिया है। ठीक है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए क्या है, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो काम करते हैं, श्रमिक है, उनको कोई वस्तु कितने की पड़ रही है, कितनी महंगी हो गई है, उस पर नापते हैं, तो CPI होगा वो। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होगा। इसका आधार वर्ष क्या कर दिया इसका गवर्नमेंट ने, 2001 की जगह 2016 कर दिया। ठीक है, राजस्थान में इसके 3 जगह से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले कहाँ से, जयपुर, पहले अजमेर से किया जाता था, अब अजमेर की जगह पे कर दिया है अलवर। तीसरा है भीलवाड़ा। ठीक है, तो 3 जगह से राजस्थान में इसके जो डाटा वो कलेक्ट किए जाते हैं, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। सबसे पहले अपने को क्या है, तो आधार वर्ष इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए वो चेंज कर दिया है, तो कितना कर दिया है, 2016 कर दिया है। दूसरा क्या है, अजमेर की जगह पे इस पर अलवर को शामिल किया गया। ठीक है, अब एग्रीकल्चर लेबर के लिए जो बेस ईयर वो कितना है, तो वो है 1986 से 87, मतलब 1986 ये बेस ईयर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसी की संभावना भी इस पर बेस ईयर वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। CPI रूरल एंड अर्बन के लिए जो बेस ईयर 2012 है। ठीक है, और इसके जो डाटा है वो कौन कलेक्ट करता है, अर्बन और रूरल के लिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अभी पता है CSO और NSSO को कंबाइन करके NSO बन गया है ना, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बन चुका है।